गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीएस भाई विपिन चौधरी। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे मैंने आपको लास्ट पढ़ाया था कि रेगुलेटरी एक्ट और उसके बाद मैंने फिर शिफ्ट एक्ट और 1786 अधिनियम के बाद 1792 तक मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद जो नया नियम आता है वो कौन सा आता है? 20 साल वाला 1813, 1773, 1793 के बाद 1813। 1813 अधिनियम जो था, 1813 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम किसे बोलते हैं? चार्टर अधिनियम क्या है 1813 में? कि 1 लाख रुपए अपने 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। शिक्षा पर खर्च होना है 1 लाख रुपए। मतलब कि दूसरी बात, एक बात और, समस्त खर्च किया गया, शिक्षा पर खर्च होना है। दूसरी बात, मद्रास और बंबई और बंगाल प्रेसिडेंसी जो है उनका अनुमोदन, प्रेसिडेंसी का अनुमोदन समझते हो बेटा कि उसकी साइन, हस्ताक्षर की क्या सही अनुमोदन ब्रिटिश संसद द्वारा होगा। ब्रिटिश संसद द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद द्वारा उसका अनुमोदन किया जाएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ब्रिटिश, बंबई, बंगाल, 3 रिप्रेजेंटेशन होगा। अब आगे की बात करते हैं। एक और इसमें बड़ी खास बात, चाय के साथ समस्त अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार, परंतु चाय व चीन के साथ ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार बना रहा। ब्रिटिश कंपनी जो है, इसका मतलब समझ रहे हो, ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिश कंपनी है वो केवल चाय का और चीन के साथ अपना व्यापार कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ये 3 बात यहां से निकल कर आई 1813 के चार्टर अधिनियम में। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो अधिनियम आया, उस अधिनियम को हम बोलते हैं चार्टर अधिनियम। मैंने आपको बताया था कि शर्त सिर्फ एक ही लगी थी कि प्रत्येक 20 साल बाद इसका अनुमोदन किया जाएगा। 20 साल बाद 1833 में 20 और जोड़ेंगे तो 1833, तो 1833 का चार्टर अधिनियम बोलेंगे। 1833 का चार्टर अधिनियम बोलेंगे। क्या है 1833 का चार्टर अधिनियम? इसे बंगाल के गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल आ गया, सामान्य शक्ति से निहित कर दी गई। बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया। ठीक है बेटे, भारत का गवर्नर जनरल बनाया। एक चीज और निकल कर आती है, मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का, उसमें सैन्य शक्ति निहित कर दी गई। मतलब कि सेनापति का भी सैन्य शक्ति निहित की गई। मतलब कि निहित का मतलब है कि जितना है वो सैन्य शक्ति का, सेनापति का काम, उसे जरूरत नहीं है किसी से परमिशन देने की। अब हमारे भारत का गवर्नर जनरल ही जिससे चाहे उससे युद्ध कर सकता है, संभवतः यदि उसे लगे। और उसे अब बहुत सारे राइट्स भारत में मिल गए। कानून बनाने का अधिकार, कानून को समाप्त करने का अधिकार, कानून को किस तरह के बहुत सारे अधिकार इसने दिए, है ना। इस अधिनियम में चाय व चीन के साथ जो है वो प्रतिबंधित हो गया। चाय व चीन के साथ जो है उसे साथ व्यापार प्रतिबंधित हो गया। कंपनी का, क्योंकि 1813 में था कि चाय ब्रिटिश कंपनी कर सकती है, इस अधिनियम में अब चाय व चीन व्यापार कंपनी
कंपनी से प्रतिबंधित हो गया, कोई एकाधिकार नहीं है, कोई भी कर सकता है, प्रतिबंधित हो गया कि अब आप कोई भी चीज के साथ व्यापार नहीं करेंगे, हो गया, और ना ही चाय का व्यापार करेंगे। मतलब ब्रिटिश कंपनी पर अब पूरी तरह से उसने शिकंजा कस दिया। अगला आता है मद्रास मुंबई की विधायिका, सारी शक्ति जब गवर्नर जनरल के पास आ गई तो इसी कारण उसे इस सबसे बड़ी बात ये थी कि जाति वर्ग के आधार पर दोनों चार्ट समाप्त किया गया। आगे आगे जैसे जैसे चार्टर अधिनियम बने गए, भारत में ब्रिटिश कंपनी ने काम करना शुरू किया। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को उसे प्रमोट करके भारत का गवर्नर जनरल बनाया। सैन्य शक्ति इसमें आ गई, सेनापति की शक्ति आ गई। अब चाय के साथ चीन में चाय का व्यापार भी प्रारंभ कर दिया। और एक नेक्स्ट बात और निकल कर आती है, बहुत है, जो मद्रास, बंबई और मद्रास थी, बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि समाप्त क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंसी की विधायिका को समाप्त कर दिया, कि जो काम को विधायिका को समाप्त कर दिया। सारी जो पावर है विधायिका को, सारी पावर गवर्नर जनरल के समाप्त। अब दूसरी बात एक और निकल कर आती है, धारा 87 के अंतर्गत कोई भी गवर्नर जनरल किसी भी अधिकारी की नियुक्ति में जाति या वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सवाल पूछ लिया जाता है किस अधिनियम द्वारा धारा 87 के अंतर्गत जाति और वर्ण के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति पर रोक लगी। धारा 87 के अंतर्गत ऐसे लिखेंगे, अंतर्गत अब जाति वर्ण के आधार पर धारा 87 के अंतर्गत जाति वर्ण के आधार पर नियुक्ति पर रोक लगा दी। नियुक्ति पर रोक, जो काबिल है उसी का होगा, जो उस लायक है उसी का होगा। नेक्स्ट आगे और एक बात निकल कर आती है, अगला अधिनियम आता है 1853 का। सवाल वेरी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 के अधिनियम के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसके पास सैन्य शक्ति आ गई। दूसरी ओर चाय में चीन के साथ उसने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। अब सही 20 साल बाद एक अधिनियम और आता है, उस अधिनियम को कहते हैं हम 1853 का चार्टर अधिनियम। उस अधिनियम को हम किस तरह से करेंगे उसे विशेष करके ध्यान रखेंगे, उस पर हम काम करना शुरू करेंगे। 1853 का चार्टर अधिनियम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी ध्यान देंगे, उस पर काम करना शुरू करेंगे। 1853 में जो 1833 में खामियां नजर आई उसे 1853 में पूरा कर दिया गया। 1853 में इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को अलग और वैसे कार्यों को अलग कर दिया गया। मतलब इस अधिनियम में, इसमें ये लिख लीजिएगा, इसमें व्यापार व राजनीतिक इकाई अलग कर दी गई, अलग कर दी गई। नेक्स्ट अलग कर दी गई मतलब कि भारत के लिए अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई, जो प्रांतों के प्रतिनिधि बनकर और क्षेत्रीय प्रतिनिधि के सिद्धांत को लागू किया गया। इस शाखा का संसद की तरह कार्य करेगी। मतलब अब ये है कि 12 सदस्यीय ये जो है 12 सदस्यीय, क्लियर, 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिनमें से 6 सदस्य, मतलब कि जो 6 सदस्य थे, 6 सदस्यों को, जो 6 सदस्य थे, इनमें 6 सदस्यों को कहां लगाया गया?
इनमें से 6 सदस्यों में से 4 को बंगाल, मद्रास, मुंबई की स्थानीय प्रांत सरकार द्वारा लिया गया। किसके लिया गया? सरकारों द्वारा किया जाता था कि स्थानीय प्रांतों द्वारा। इनमें से 6 सदस्यों में से 4 सदस्यों को मुंबई, मद्रास, बिहार और आगरा से लिया गया। आगरा से लिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं कहना चाहूंगा कि जिनसे 6 सदस्यों में से 4 सदस्यों को मुंबई, मद्रास, बिहार और आगरा से लिया गया। मतलब कि अब इन्होंने प्रांतीय विधानसभा की स्थापना की, उसमें 12 सदस्य बनाए और वो 12 सदस्य इसलिए बनाए कि ताकि 1853 का अधिनियम अलग अलग स्थिति में चलता रहे। इसमें व्यापार और राजनीतिक इकाइयों को अलग अलग कर दिया गया। ये इसमें महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है। नेक्स्ट बात इसमें एक और आती है, 1853 के बाद में अब 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति में बहुत जान माल की हानि होती है। पूरे भारतवर्ष में क्रांति फैलती है। 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ डिस्ट्रिक्ट से ये पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है, जिसमें काफी हानि होती है और इसकी चर्चा विदेश में भी होना शुरू करती हैं। जब 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया, जो इंग्लैंड की महारानी थी, उन्हें पता चला, तब उन्होंने देखा और समीक्षा की। उसने कहा कि ब्रिटिश कंपनी ने भारतीयों पर बहुत ज्यादा दुराचार और भ्रष्टाचार के तहत बहुत कुशासन किया है। इस वजह से अब ब्रिटिश कंपनी के हाथ में शासन देना ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि अब पूरी पावर अपने ही हाथ में ले ली जाए। 1853 के बाद में 1857 में एक क्रांति हुई, जिसे कहते हैं 1857 क्रांति, जो 10 मई 1857 से स्टार्ट हुई। और उस क्रांति का सिर्फ मेन उद्देश्य यही था कि अपने भारत को आजाद कराना। लेकिन पूरे भारत में जगह से जगह एक डोर टू डोर, मतलब कई शहरों में, मतलब कई राज्यों में पूरी तरह से ये फैल गई और उससे पूरे भारत में बहुत जान माल की हानि हुई। लेकिन ब्रिटिश शासकों ने अपने शासन प्रशासन के बल पर उसे दाब दिया, है कि नहीं। उसके महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बताऊंगा। असफलता के कारण और सफलता थी, उससे लाभ क्या हुआ, उससे हानि क्या हुई, है कि नहीं। उसके बाद जब 1853 के बाद 1857 में क्रांति हो गई, तो महारानी विक्टोरिया ने कहा कि ऐसा करते हैं कि पूरा शासन अपने हाथ में ले लेते हैं। उसके बाद में ब्रिटिश महारानी साम्राज्य थी, उन्होंने 1858 में एक नाम जब भारत शासन अधिनियम 1858, जो भारत में हम शासन करेंगे उसके लिए कानून बनाया, भारत शासन अधिनियम 1858 में। उन्होंने एक भारत के लिए सचिव चुना, ब्रिटिश क्राउन के नाम से उसे जाना गया, जो उन्होंने नीति अपनाई। भारत के लिए एक सचिव चुना गया, जो रिपोर्ट किसका प्रतिनिधित्व करता था, पूरे भारत का करता था। लेकिन भारत में जो कार्य करता था गवर्नर जनरल करता था। पूरा गवर्नर जनरल भारत जितना भी लेखा जोखा जो भी कार्य करता था वो सचिव को इन्फॉर्म करता था। सचिव क्या काम करता था, ब्रिटिश महारानी ब्रिटिश संसद में जाकर उसको सामने रखता था। उसका प्रतिनिधित्व अब सचिव के हाथ में आ गया। तो सचिव और गवर्नर जनरल दोनों मिलकर कार्य करने लगे ताकि भारत से भ्रष्टाचार व्याप्त खत्म हो जाए और कंपनी शांतिपूर्वक लूट खसोट करती रहे, मतलब व्यापार करती रहे। हमारा देश पूरी तरह से अंग्रेजों की गुलामी के शिकंजे में फंस चुका था। हमारे भारतवर्ष में उन्होंने औपनिवेशिक शासन अपने यहाँ से पैसा लगाकर समुद्र के रास्ते से सारा माल निर्यात कर करके कपड़ा, मसाले इत्यादि बहुत सारी बहुमूल्य चीजों को यहाँ से ले जाकर अपने यहाँ बहुत ज्यादा व्यापार किया। विपिन चंद्रा कहते हैं जब यहाँ से ब्रिटिश शासक लूट खसोट करके ले गए तो उन्होंने लगा कि जो ब्रिटिश लोग वहां से लूट खसोट करके ये बहुत अमीर हो गए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि इतने अमीर हो जाएं और अलग देशों से अपनी दोस्ती कर लें व्यापारिक समझौते के आधार पर कि कल इंग्लैंड में कोई क्या ना जाए, इंग्लैंड में कोई क्रांति ना जाए। उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्हें इन्वॉल्व किया गया, इनका सदस्य बनाया गया, जो भी ब्रिटिश कंपनी में काम करते थे। तो जो भी ब्रिटिश मतलब यूरोपीय भारत में आते थे वो यहाँ से लूट खसोट कर माल ले जाते थे और बहुत ज्यादा धनी व अमीर हो जाते थे। उसी समाज के लोगों में ब्रिटेन में एक दूसरे को देखकर घृणा होने लगी। उन्होंने कहा कि इतना माल ये कहां से क्यों लेकर आ रहे हैं। खैर अब 1858 का भारत शासन अधिनियम कराते हैं, जो 1858 का भारत शासन अधिनियम कहलाता है। तो इसे कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1858।
भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से इसे हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 1858। 1858। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देंगे क्या था? ब्रिटिश महारानी ने ब्रिटिश क्राउन की स्थापना, ब्रिटिश क्राउन की स्थापना, ब्रिटिश महारानी ने ब्रिटिश क्राउन की स्थापना, ठीक है। भारत सचिव की नियुक्ति की गई, भारत सचिव को उसका प्रतिनिधि लगाया गया, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। मैं उसके बारे में बताऊंगा कि वायसराय क्यों कहा जाने लगा। वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय वायसराय कैसे कहते? जब वो भारत की समस्या देखता था तो उसे वायसराय कहते थे, और जब वो कंपनी की वो गवर्निंग करता था तो उसे गवर्नर जनरल कहते थे। भारत की प्रशासनिक देखरेख जो करता था तो वायसराय प्रशासनिक देखरेख, लोग बाग इसे समझ नहीं पाते कि ये है क्या। देखरेख के लिए गवर्नर जनरल को बनाया गया, वायसराय ब्रिटिश महारानी को ब्रिटिश क्राउन की स्थापना की गई, भारत सचिव की नियुक्ति की गई, भारत सचिव को उसको प्रतिनिधि लगाया गया, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, भारत की प्रशासनिक इसने देखरेख करना शुरू कर दी। क्लियर? और नेक्स्ट जो इसमें बात करनी, इनमें नियंत्रण बोर्ड, पहले नियंत्रण बोर्ड होता है जो बोर्ड ऑफ नियंत्रण बोर्ड था, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक जो डायरेक्टर थे के पद को समाप्त कर दिया गया, निदेशक के पद को समाप्त कर दिया गया। क्लियर? जब निदेशक का पद है तो निदेशक के पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक। और इससे द्वैत प्रणाली समाप्त हो गई, द्वैत प्रणाली समाप्त हो गई। ये क्या थी द्वैत प्रणाली? के बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ बोर्ड होता था जो कंपनी को नियंत्रित करता था, उसमें एक डायरेक्टर में 24 अन्य सदस्य होते थे जिसे निदेशक कहते थे कंपनी के। इन दोनों को समाप्त कर दिया और सीधा कार्य गवर्नर जनरल को, और गवर्नर जनरल के साथ फिर सचिव को प्रतिनिधि के रूप में लगा दिया, जो ब्रिटिश संसद को भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था, पूरी बात बताता कि ऐसा ऐसा ये स्थिति है। सो मैंने आज आपको बहुत आराम से सारी चीज़ों को पढ़ाया। सभी लोग मेरे वीडियो को देखें और अपना नोट्स बनाएं, सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन इसी से बनते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।